अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं और खैरियत से हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और स्टोरी में कोशिश करिएगा कि अगर आप स्टोरी शेयर करें तो वॉइस की सूरत में भेजें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उस तरह समझने में भी आसानी होती है और प्रेज़ेंट करने में भी आसानी होती है। और आपका शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ इंटैक्ट हैं और इंटैक्ट रहना है आपको। आपका कोऑपरेशन रोज़ाना हमेशा चाहिए मुझे। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें भेजी है मिस सामिया ने। ये बताती हैं कि ये और इनके हस्बैंड जो है कराची की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्रोफेसर हैं और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ही इनको रिहाइश फराम की हुई है। और अक्सर ऐसा होता है कि लेट नाइट तक ये और इनके हस्बैंड जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, असाइनमेंट बना रहे होते हैं या पेपर्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो ये एक इनका रूटीन सा है कि हमेशा इनको सोने में देर हो जाती है या लेट नाइट तक ये लोग जाग रहे होते हैं। ये बताती हैं जो रिहाइश हमें फ़राम की गई है उसका जो समझ लें महल वक़ू है वो इस तरह से है कि जब हम सामने नज़र डालते हैं तो एक छोटा सा पार्क नुमा हमें नज़र आता है और वहाँ पे जो है घास भी उगी हुई है, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। बेसिकली वो एक ग्राउंड है और पार्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जब रात में काम कर रहे होते हैं तो वो खिड़की सामने की खोल देते हैं ताकि उधर से हवा आती रहे, थोड़ा ठंड का एहसास रहे और आराम से महसूस होते हुए ये अपना काम मुकम्मल कर सकें। इसी तरह हुआ कि मेरे हस्बैंड जो थे वो रात में काम कर रहे थे, खिड़की इन्होंने खोली हुई थी, तो इनको एहसास हुआ कि तकरीबन 2 बज चुके हैं, मुझे सोना चाहिए। अब ये इन्हीं ख़यालात में ही थे कि इनको एकदम से ऐसा लगा कि बाहर से किसी के बात करने की या कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही है। तो इन्होंने सोचा कि मैं झाँक के देख लेता हूँ खिड़की के बाहर कौन मौजूद है, क्योंकि आमतौर पे यूनिवर्सिटी में रात 8 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं हुआ करता। तो ऐसे ही किया इन्होंने कि इन्होंने झाँक के देखा तो ये बताते हैं कि सामने जो पार्क जैसा जो जगह थी, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। उन्होंने छोटी-सी कोई आग जलाई हुई है और मुसलसल कोई तिलावत या कोई कलाम वगैरह जो है मुसलसल पढ़ रहे हैं। खैर ये थोड़ा-सा हैरान हुए कि यार इतनी रात में यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, आग भी जल रही है, फिर उसके बाद ये जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ये बताती हैं कि इन्होंने फिर ऐसा किया कि थोड़ा-सा चीख के उनसे पूछा कि भाई कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ से चले जाओ, इतनी रात हो रही है, आप यहाँ पे क्या मुसलसल पढ़े जा रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? खैर बहरहाल ये बताती हैं कि इनके इन सवालात पे वो जो आदमी वहाँ पे मौजूद था, जो बुज़ुर्ग वहाँ मौजूद थे या जो भी थे, वो जो पढ़ रहे थे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना देखना गवारा किया, ना कोई जवाब देना पसंद किया। खैर बहरहाल आखिर में चिढ़ के जो है खिड़की बंद करके अपना काम करने लगे और फिर सो गए। सुबह बहरहाल जब इनकी आँख खुली, फ़जर की नमाज़ का टाइम था, तो ये बाहर गए। वहाँ पे एक गार्ड वगैरह मौजूद होता है यूजुअली। उससे बोला कि यार आप किस तरह की रखवाली करते हो कि यहाँ पे सामने कोई आदमी बैठा हुआ था, उसने आग जलाई हुई थी और वो मुसलसल कुछ पढ़ रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ पे। तो गार्ड ने बोला सर मैं तो यहाँ मौजूद था, मुझे आपका घर भी नज़र आ रहा था, ये पार्क भी नज़र आ रहा था, मैंने तो नहीं देखा कि कोई यहाँ पे बैठा हो और यहाँ पे कुछ इस तरह का पढ़ रहा हो या आग जली हुई हो। अगर आग जली होगी तो सुबह लकड़ियाँ मिलेंगी या उसकी राख मिलेगी, यहाँ पे तो कुछ भी मौजूद नहीं है। खैर बहरहाल चौकीदार का जवाब सुनने के बाद ये वहाँ से चले गए और फिर दोबारा ऐसे ही हुआ कि अगली रात आ गई। अगली रात में फिर दोबारा अगेन ये अपना पढ़ रहे थे, काम वगैरह कर रहे थे। तो 1 डेढ़ बजे के टाइम इन्होंने दोबारा महसूस किया कि जैसे कुछ मिन-मिन की या कुछ बातें करने की या कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही है। अब इन्होंने सोच लिया था कि अब जो भी होगा मैं उसको जाके देख लूँगा। लिहाज़ा इन्होंने वहाँ से झाँका तो देखा वही सामने एक बंदा बैठा हुआ है, उसने आग जलाई हुई है और कुछ पढ़ रहा है। इन्होंने दोबारा चीखा और कहा कि भाई तुम कौन हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इसी दौरानिए में जो इनकी वाइफ़ थी यानी जिन्होंने स्टोरी भेजी है, वो बोल रही है कि मैं पीछे से आ गई। मैंने कहा कि भाई अब इस चक्कर में ना पड़ें, ये मेरी समझ नहीं आ रहा है, ये यकीनन कुछ उल्टा-सीधा काम कर रहा है। इसके चक्कर में ना पड़ें, खिड़की को बंद करें और अपने काम से काम रखें। खैर ये सुनने के बाद इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने खिड़की बंद कर दी। इन्होंने सोचा कि बेकार है कुछ बोलना, क्योंकि कल भी मैंने उसको कहा था यहाँ से गया नहीं था। खैर मैं गार्ड को जाके बताऊँगा कि दोबारा नज़र आया है। अब ये बताते हैं कि सुबह जब ये उठे फ़जर की नमाज़ के बाद तो गार्ड मौजूद था। उसको कहा कि भाई आज भी यहाँ बंदा मौजूद था। तो गार्ड ने बोला चलें चल के देखते हैं यहाँ पे कोई चीज़ मिलेगी ऐसी अगर वो यहाँ मौजूद था। ये बताते हैं कि वहाँ पे जहाँ ये बैठा हुआ था तो वहाँ पे थोड़ा-सा इनको लगा कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी मौजूद है, राख वगैरह, जिससे पता चला कि रात में कोई मौजूद था। खैर गार्ड ने जब ये देखा तो उसने बोला कि थोड़ा-सा मैं इसको देखता हूँ खोद के कि अंदर हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, उसने जो दफ़नाई हो या कुछ कर रहा हो। और ऐसा ही हुआ कि गार्ड ने इसको थोड़ा-सा खोदा। खोदने के बाद ये बताते हैं कि एक गोश्त का बड़ा-सा लोथड़ा निकला और उसके ऊपर बाकायदा मक्खियाँ बहुत सारी भिनभिना रही थीं और एक कागज़ का टुकड़ा जो है गोश्त के जो टुकड़ा था उसके अंदर चिपका हुआ था, जिस पे शायद कुछ लिखा हुआ था। खैर बहरहाल ये सब जब इन्होंने किया तो घर में आके बताया तो सबने गुस्सा किया इन पे कि भाई ये क्या हरकत की है, क्या ज़रूरत है उसमें इंटरफेयर करने की? अगर वो कुछ पढ़ रहा था या जादू वगैरह कर रहा था तो उसका यकीनन आपके ऊपर रिएक्शन आएगा।
और ऐसा ही हुआ कि कुछ दिनों बाद, तकरीबन हफ्ते के बाद, ऐसा हुआ कि इनकी जो बहन थी वो अक्सर इनके घर में आया करती थी, और सुबह जब उसको यूनिवर्सिटी आना होता था तो वो यहीं से चली आती थी। ऐसे ही हुआ कि वो सुबह उठी और यूनिवर्सिटी आने के लिए जैसे ही उसने गेट खोला, तो जैसे ही गेट खोला तो इनके गेट के बाहर सामने एक मुर्गा या मुर्गे की तरह कोई चीज़ थी जो मरी हुई पड़ी हुई है। उसके चारों तरफ बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, ऊपर से कौवे अलग चीख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, एक अजीब मंजर है। खैर, जैसे ही ये मुर्गा मरा हुआ इन्होंने देखा तो इनकी वैसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके ऊपर से जा सके। इन्होंने वापस गेट बंद कर दिया और अंदर आके बताया कि ऐसे ऐसे मुर्गा पड़ा हुआ है। तो ये जो स्टोरी लिखने वाली है बताती है कि मैंने अपनी बहन को यही कहा कि भाई इसके ऊपर से फैलांग के नहीं जाना, पता नहीं कौन सा मुर्गा है, पहले वहाँ गोश्त का टुकड़ा मिला था, इसके ऊपर से ख़तन जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट करो। खैर बहरहाल उसके बाद गार्ड को बुलाया गया। गार्ड आया और उसने कोशिश की कि इस मुर्गे को हटा सके। तो मुर्गा वो बोल रहा है कि इस कदर भारी है कि उठाया नहीं जा रहा। हालांकि मुर्गा कितना होता है, आप 5-7 किलो का और 10 किलो का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन गार्ड ये बोल रहा है कि भाई मुझसे हिल नहीं पा रहा। तो वो 2-3 लोगों को लेकर आया। उसके बाद उसने मुर्गे को उठाया है। उसके बाद वहाँ से उठा के फेंका है, सफाई की और फिर आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के हिसार किया गया। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि एक हफ़्ता गुजर चुका था। एक हफ़्ते बाद ऐसा हुआ कि सडनली इनके जो फादर थे उनको फालिश का अटैक हुआ। फालिश का अटैक हुआ, बीमार होना शुरू हुए। इसी तरह फैमिली के जो मेंबर थे बारी बारी करके एक एक करके सारे बीमार होना शुरू हो गए। अब ये बताती हैं कि इसी तरह टाइम चलना शुरू हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने महसूस किया कि हम सब बीमार होना शुरू हो गए। और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इसी तरह गुजर गए। सब के सब बीमार हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बीमारी ने हमें मुसलसल आ पकड़ा है। इसी दौरान ही में बताती हैं कि इनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई, यानी इनको फालिश का अटैक हुआ था, उनका इंतकाल हो गया। खैर, ये बताती हैं इसी तरह फिर सिलसिला चलता रहा। बीमार से बीमार हम लोग होते चले गए, लेकिन हमारे ज़हन में 2-3 बातें थीं जो पेवस्त हो चुकी थीं। एक तो ये थी कि वो जो सामने बंदा आके पढ़ रहा था, उसके बाद वहाँ से गोश्त मिला, फिर तीसरी चीज़ मुर्गा मिला। तो अब हम लोगों ने सोचा कि कोई इसका रूहानी इलाज करवाना चाहिए। और ऐसे ही किया हमने कि एक रूहानी जो आमिल थे उनसे रब्ता किया, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है और 2-3 साल से हम परेशान हैं, मुसलसल हमारे हालात बद से बदतर होते आ रहे हैं। तो आमिल वगैरह ने चेक करके बताया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी साहब थे जो सामने पढ़ रहे थे, ये यकीन वहाँ बैठ के काला जादू या कोई इस तरह का गंदा अमल कर रहे थे और आपने उसको इंटरफेयर किया है या उसमें ज़बरदस्ती आके आपने इंटरफेरेंस की है, जिसकी वजह से आपको उसके रिएक्शन का सामना हुआ है। खैर, ये बताती हैं कि उसके बाद उन्होंने कुछ वज़ाइफ वगैरह बताए, कुछ चीज़ें उन्होंने कहीं करने की, वो हमने की। कुछ तावीज़ात उन्होंने दिए, उस पर हमने अमल किया। तो जाके 6-7 महीने बाद हमारे हालात बेहतर होना शुरू हुए। लेकिन हम 2-2.5 साल अपने बर्बाद कर चुके थे, सब बीमार रह चुके थे, अब्बू को हम खो चुके थे। हमें ये सीखने को मिला इससे कि किसी भी मामले में या किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और शुक्र है कि उसके बाद हमारे हालात बेहतर हो गए। अगर ये हमारे जहन में नहीं आती बात तो पता नहीं और कितना नुकसान हम लोग उठाते। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें भेजी है ज़रब अली ख़ान साहब ने। ये बताते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है अल्लाह सिर्फ कराची से है। और ये बताते हैं कि मेरी आदत है कि मैं आमतौर पे लेट नाइट जागता रहता हूँ। आमतौर पे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोता हूँ। और ऐसा ही होता है कि मैं रात में गाने वगैरह सुन रहा होता हूँ, कभी कोई प्रोग्राम देख रहा होता हूँ, कभी कोई टीवी शो देख रहा होता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता था कि जो हमारा घर है उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई वॉक कर रहा है, कोई चल रहा है। और ये जो भी एहसास होता था ये मुझे लेट नाइट हुआ करता था। अब क्योंकि पूरे घर में मैं अकेला जाग रहा होता था तो मैं किसी को ये बताता नहीं था, लेकिन मैंने रेगुलर नोट करना शुरू कर दिया था कि हमारी छत पे यकीनन कोई वॉक कर रहा है या कभी कोई ऑब्जेक्ट खींच रहा है। जैसे एक खींचने की आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आया करती थी। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी और मैं जाग रहा था और मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो एकदम से ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई एंटर हुआ है। हालांकि गेट बंद था, लेकिन ऐसा फील होना शुरू हो गया जैसे एकदम से कोई हवा सी आई है और कोई कमरे की आगे की तरफ चलता हुआ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। अब ये बताते हैं कि मैंने जानबूझ के उस तरफ ना देखा, ना देखने की कोशिश की, क्योंकि मेरे औसान ख़त्म हुए हुए थे। लिहाजा मैंने करवट बदली और लेफ़्ट साइड पे मुँह करके अपना मोबाइल यूज़ करने लगा। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में ऐसा हुआ कि जो मेरा बेड है, मुझे पता चला कि मेरे बेड पे कोई आके बैठा है। क्योंकि जब बेड पे कोई बैठता है तो एक आवाज़ होती है और दबता है थोड़ा-सा। तो कोई भारी वज़न की चीज़ है जो मेरे बराबर में आके बैठी है और उसने सांसें लेना शुरू कर दी हैं। ये बताते हैं कि तकरीबन मेरी जान निकल चुकी थी और मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन मैं ये शो करना चाह रहा था कि जैसे मैंने ना देखा है ना सुना है। मेरा अपनी जगह ऑन था और मैं मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ रहा था कि वो जो सांस आने की आवाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई, उसके बाद गायब हो गई। और ऐसा लगने लगा कि बाकायदा कोई चलता हुआ गेट से बाहर निकला है। हालांकि गेट नहीं खुला था, लेकिन आने और जाने का एहसास ऐसी था कि बाकायदा कोई आया है चल के और बाकायदा गया है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इसी तरह फिर तकरीबन रोज़ होना शुरू हुआ और मुझे एहसास होता जैसे कोई कमरे में आया है या कोई छत पे चल रहा है या कोई मुझे देख रहा है। मुसलसल जब मैं वॉशरूम जाऊँ तो ऐसा लगे कोई पीछे से आया है, जब मैं छत पे जाऊँ तो ऐसा लगे कि कोई मौजूद है ऑलरेडी। अब ये बताते हैं कि शुरू में तो ये चीज़ें मुझे स्ट्रेंज लगती थी,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिर जो है इन सब चीज़ों की शायद आदत होना शुरू हो गई थी, और मुझे अब लगता था कि शायद मैं इन चीज़ों से यूज़ टू हो चुका हूँ, और मुझे हर रोज़ की बुनियाद पे ये सारे मामलात पेश आते, प्रेजेंस फील होती, लेकिन मैं इस चीज़ का आदी हो चुका था। अब ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा, और फिर जो कोविड है उसका टाइम आ गया, और फिर बीमारी जो है फैलना शुरू हो गई। अब जो हमारा घर है वो कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है, थोड़ी सी छत रह गई है, थोड़ी सी छत पक्की बनी हुई है। मुकम्मल तौर पे हमारा जो घर है वो बना हुआ नहीं है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि कोविड के टाइम में आपको पता है लॉकडाउन वगैरह था, बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता था, तो इनकी एक आदत थी कि जो थी नहीं इनके अंदर, वो इन्होंने शुरू कर दी थी सिगरेट पीना। अभी बताते हैं कि सिगरेट पीते पीते अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात में, क्योंकि घर वाले सो रहे होते थे, तो चेन स्मोकिंग करना शुरू कर दी थी मैंने। खैर बहरहाल जो सिगरेट में पीता था तो उसकी कोई निशानी नहीं छोड़ता था, यानी ऊपर छुपा के आता था सिगरेट को रोज़ाना, और उसके बाद आके मुंह वगैरह वॉश कर लेता था ताकि किसी को पता ना चले कि मैं सिगरेट पीने लगा हूँ। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी, तकरीबन 3 बजे का टाइम था, मैंने सिगरेट पी, तो आखिर में मैंने देखा कि एक सिगरेट बची हुई है, तो मैंने सोचा कि इसको छुपा के रख देता हूँ। मैं छुपाया करता था वॉशरूम के ऊपर छत पे, ताकि किसी को पता ना चले, और मैं रख के चला गया। अब जब मैं सुबह दोबारा उठा और घर में कोई मौजूद नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक और सिगरेट मैं पी लेता हूँ जाके। अब ये बताते हैं कि जब मैंने वहाँ पे जाके देखा, तो वहाँ पे सिगरेट मौजूद नहीं थी। मेरे अलावा किसी का आना जाना यहाँ पे था ही नहीं, लेकिन सिगरेट यहाँ पे मौजूद नहीं थी। बात ये थी कि ये सिगरेट अगर यहाँ मौजूद नहीं थी, तो ऐसा तो नहीं है मेरे अब्बू को पता चल गया हो, या मेरे पेरेंट्स को पता चल गया हो, या मेरे बड़े भाई को पता चल गया हो। तो अब अगर ऐसा है तो मेरी तो बहुत ज़्यादा पिटाई लगने वाली है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इसी तरह 2 दिन गुजर गए, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं बोला, तो मेरे लिए सब नॉर्मल था। मैंने कहा चलो हो सकता है कि अब लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि ये बड़ा हो गया, सिगरेट पीने लगा है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि अगली रात में 3 बजे के करीब दोबारा सिगरेट पी रहा था, और मेरा ध्यान मुसलसल उधर ही था कि ये सिगरेट गई कहाँ। अगर वालिद को पता चला है, किसी को पता चला है, तो कैसे, मतलब इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, मुझे कुछ नहीं कहा, कैसे हो सकता है ऐसा। खैर ये इन्हीं ख्यालात में घूमते तो ये उसी तरफ दोबारा गए जहाँ इन्होंने सिगरेट छुपाई थी। तो ये बताते हैं कि बाकायदा एक हाथ निकला है वॉशरूम के ऊपर से, जो बहुत ही भयानक हाथ था, उसकी बड़ी बड़ी उंगलियां थी, और ऐसा लग रहा था उंगलियों पे बाल भी हैं। उसके हाथ में सिगरेट है, वो मुझे आगे बढ़ के दे रहा है, मतलब उसने आगे की तरफ की है सिगरेट, जैसे वो मुझे देना चाहता है। जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरी हालत बुरी हो गई, वहाँ से मैं भागा, जल्दी से कमरे में आया, आयतुल कुर्सी पड़ी, लिहाफ उड़ के लेट गया। अब ये ऐसी बात थी, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। सिगरेट वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं बता सकता था, लेकिन ये जो हाथ वाली बात थी, ये मेरी समझ में नहीं आ रही थी, हज़म नहीं हो रही थी कि ये सब कुछ हुआ है, और तो कैसे हुआ है, एकदम से हाथ निकला है और उसने मुझे सिगरेट दी है। खैर बहरहाल ये बता दें कि इस तरह मेरी आँख लग गई, और फिर मैंने ख्वाब में देखा कि एक अजीब सा आदमी है, जो बहुत, मतलब लंबा सा है, उसका चेहरा बहुत भयानक सा है, उसकी नाक बहुत बड़ी सी है, लंबी सी है। वो मेरे ख्वाब में आया है, और मैं उससे बोलता हूँ कि भाई तुम क्या चाहते हो, क्यों मुझे तंग कर रहे हो। तो वो अपना हाथ आगे करता है, और हाथ आगे करके बोलता है कि आज के बाद तुम छत पे नहीं आना, अगर तुम छत पे आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि ख्वाब देखने के बाद एकदम इनकी आँख खुली तो फजर की अजान हो रही थी, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो उठ जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो ये सीधे अपनी अम्मी के पास आए, और उनको आके उन्होंने सारी बात बताई कि अम्मी ऐसे ऐसे हुआ है, मुझसे गलती भी हो गई कि मैं सिगरेट पी रहा था। दूसरा फिर ऊपर से एक हाथ निकला, उसने मुझे सिगरेट दी, और ख्वाब में भी वही हाथ और वही बंदा मुझे नजर आया है। खैर इनकी जो वालदा थी, ये सुन के पहले तो उन्होंने इनको डांटा, उसके बाद कहा कि भाई तुम जो है अपने वालिद के साथ अभी इमाम साहब के पास चले जाओ, ये नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, और उनको बताना सारी बात। ये बताते हैं कि मैं फिर ऐसे ही मैंने किया कि मैं अपने वालिद साहब के साथ जो है अपनी जो करीबी मस्जिद थी वहाँ चला गया। इमाम साहब ने मुझे देखा, और उन्होंने कहा कि बेटा तुम मगरिब के बाद, आज के बाद छत पे आना बंद कर दो। मगरिब के बाद आपको ना छत पे जाना है, और ना अकेले जाना है। और कुछ आयत वगैरह उन्होंने बताई कि ये कसरत से तुम्हें पढ़नी है, अगर तुम ये पढ़ते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हालात सही हो जाएंगे। और ये बताते हैं कि मैंने ऐसे ही किया कि मैंने जो आयत वगैरह थी उनको पढ़ना शुरू किया, नमाज़ की पाबंदी शुरू कर दी, सिगरेट छोड़ दी, उसके बाद ख़ास तौर पे मगरिब के बाद छत पे आना छोड़ दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से मुझे कोई इस तरह का एहसास नहीं हुआ। जगह आज की जो तीसरी स्टोरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये हमें भेजी है मिस फ़िज़ा ने। मिस फ़िज़ा बताती हैं कि ये DHA फ़ेज़ 7 में रहती हैं, और 2007 में ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। अब ये बताती हैं जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो ये जो घर है ये बहुत बड़ा घर है, और ज़रूरत से ज़्यादा घर है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारी फ़ैमिली क्योंकि बहुत छोटी सी है, तो हम या तो उसको आधा आधा करके, या फिर नीचे का जो हिस्सा है वो कंप्लीट इसको रेंट आउट कर देंगे। उससे फिर थोड़ा बहुत आमदनी का भी सिलसिला हो जाएगा, और फिर ये है कि हमें एहसास नहीं होगा कि हम अकेले हैं। लेकिन ये बताती हैं कि उससे पहले जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुए थे, नीचे का हिस्सा पूरा खाली था, बल्कि ऊपर का भी हिस्सा थोड़ा सा खाली बचा था। तो हमने ये सोचा कि अभी रेंट आउट करने से पहले ही हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी नानी हमारे साथ शिफ्ट हो जाए। और हमने ऐसा ही किया कि जो हमारी नानी थी वो हमारे साथ शिफ्ट हो गई। अब क्योंकि वो अकेली रहा करती थी,
तो उनको हमने ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे ही एक कोने का जो कमरा था वो दे दिया, और उनका ख्याल रखने के लिए हमने 2-3 मेड जो हैं वो रख लीं। अच्छा, अब ये बताती हैं कि क्योंकि हमारी नानी जो है वो पैरालाइज़ थी, तो उनका लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी हुआ करता था, इसलिए 2 हमने ख़वातीन वहाँ पे रखी थी। तो उनमें से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो खातून थी वो पानी गर्म करके लेके आईं, ताकि जो मेरी नानी है उनको हाथ वगैरह, पाँव वगैरह उनके वॉश करा सकें, और वो रख के चली गई। नानी तो खुद हिल ही नहीं सकती थी। इसी दौरानिए में ऐसा हुआ कि कोई, मतलब बाल्टी जो थी पानी की, कोई इसको गिरा के चला गया। अच्छा, अब जो पहली वाली मेड थी उसने कहा कि शायद ये दूसरी वाली जो मेड है उसने जानबूझ के गिराया है ताकि मेरा काम बढ़ जाए, क्योंकि आपस में इन लोगों की अक्सर बहस हुआ करती थी कि मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ या मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, जो आमतौर पे आपको पता है हुआ करता है। हालांकि दोनों के पैसे एक जैसे थे, दोनों का काम एक ही था कि मेरी नानी का ख्याल रखना। खैर, बहरहाल उस दिन तो बहस हुई और बात ख़त्म हो गई। इसी तरह ऐसा हुआ कि मेरी जो नानी की मेडिसिन थी, दूसरी वाली मेड वो लेके आई इनको खिलाने के लिए, रख के गई कि मैं आके खिलाती हूँ। जब वो वापस आई तो ये यहाँ से गायब थी। अब जो दूसरी वाली मेड थी उसने कहा कि ये पहले वाली मेड ने गायब की होंगी यकीनन। ये आपस में इस बात पे मुख्तलिफ मकामात पे लड़ते रहते थे, और हम लोग हमेशा कोशिश करके इस इख्तलाफात को ख़त्म करवाया करते थे ताकि हमारी जो नानी है उनका लुक आफ्टर सही तरह हो सके। हम भी इन इख्तलाफात से उकता चुके थे, क्योंकि हर दूसरे दिन एक दूसरे के बारे में कंप्लेन ये लोग किया करते थे। अच्छा, इसी दौरान ही में ऐसा होना शुरू हुआ कि जो हमारी नानी है उन्होंने हमें बताना शुरू किया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बोल लिया करती थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि रात में जब मैं लेटी हुई होती हूँ, क्योंकि मैं तो हिल नहीं सकती, तो मेरे करीब कोई आता है और आके बैठता है, और मुझे बाकायदा एहसास होता है कि मेरे बराबर में बैठा है, मेरा बैट दबा है, या मतलब उसकी प्रेजेंस मुझे शो होती है, फ़ील होती है। और मेरे जो कान हैं उसमें बाकायदा आके कुछ पढ़ना शुरू करता है, कुछ बोलना शुरू करता है। जैसे आमतौर पे मुरमुर करते हैं आप, एक दूसरे से बात करते हैं, कोई सरगोशी सी करते हैं, तो इस तरह की कोई सरगोशी आके रात में किया करता है। अब जब ये रेगुलर बेस पे होना शुरू हो गया तो नानी शुरू में तो बर्दाश्त करती रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ अपने बेटे के घर, यानी जो हमारे मामू थे उनके घर वापस चले आती हूँ। मैं अब यहाँ मज़ीद नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे बाकायदा यहाँ पे किसी की प्रेजेंस शो होती है। हम समझते थे शायद एज फैक्टर है, इसलिए उनको ऐसा फ़ील होता है, लेकिन क्योंकि नानी थी, उनके पास तजुर्बा था, सारी बातें ठीक थी, तो हमने कहा कि ठीक है, सही बोल रही होंगी, लिहाजा उनको हमने मामू के घर रवाना कर दिया। अब उसके बाद हमारे जो पापा थे उन्होंने कहा कि इस रूम को यूज़ ना करो तो बेहतर है, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख देते हैं और इसको स्टोर रूम के तौर पे कंसीडर कर लिया जाएगा। और फिर ऐसे ही हुआ कि हमने जो सामान वगैरह है वहाँ रख दिया, उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब इसी दौरान ये मैं बताती हैं कि ये क्योंकि ए लेवल्स की स्टूडेंट थी, तो ये अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी। इसके अलावा फिर इन्होंने थोड़ा सा ये कि दोस्तों वगैरह में भी रहना, उठना बैठना शुरू कर दिया था। तो अक्सर ऐसा होता था कि इनकी फ्रेंड वगैरह जो है वो घर में आ जाती थी, या ये उनके घर चले आती थी। शीशा पीना और ख़ुद पार्टी वगैरह करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। ये बताती हैं अक्सर जब मैं लेट नाइट घर आया करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो जो स्टोर रूम है उसके आगे कोई टहल रहा है, या कभी ऐसा लगता था कि जैसे नानी खड़ी हुई हैं। हालांकि वो यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन क्योंकि मैं जल्दी में होती थी तो मैं जल्दी जल्दी चले आती थी, इग्नोर कर देती थी कि हो सकता है मेरा वहम हो। बताती हैं कि साथ साथ इनकी जो मदर है वो भी ये कंप्लेन करती थी कि पूरे दिन मैं क्योंकि इस घर में अकेली होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखा जा रहा है, कोई मुझे देख रहा है या कोई मौजूद है। जब मैं किचन में काम कर रही हूँ ख़ास तौर पे, तो ऐसा लगता है कोई पीछे आके खड़ा हो गया है, और जब मैं पलट के देखती हूँ तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। अच्छा, इसी तरह ये बताती हैं कि मेरा जो टाइम था रात का वो बढ़ना शुरू हो गया था। मैं आमतौर पे 1 बजे 12 बजे तक आ जाया करती थी। अब ऐसा हो रहा था कि मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक आया करती थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मैं जहाँ से भी घूम फिर के आती थी तो आके मैं पहले नमाज़ पढ़ती थी, उसके बाद सोया करती थी। यानी दीन से भी मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक बहाल था। अच्छा, अब ये बताती हैं इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपनी अम्मी के साथ किचन में मौजूद थी और कुछ काम कर रही थी। हम दोनों ही पूरे घर में मौजूद थे। तो ऐसा लगा कि कोई ऊपर से स्टेयर से चढ़ता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और हम दोनों की आंखें स्टेयर्स की तरफ थी कि अब जो भी होगा वो सामने नज़र आएगा। हमें पता था कि हमारे अलावा पूरा घर खाली है, कोई मौजूद नहीं है इस घर में। बाहर है, चौकीदार है वो। ये बताती है कि हम देखते रहे तो एकदम से, मतलब कोई ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन बाकायदा ऐसा एहसास हुआ कि चलते हुए वो कोई हमारे सामने आ गया है और हमारे फ्लोर पे आके रुक गया है। और जब हमने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगा कि दोबारा से कोई सीढ़ियों पे जाके चढ़ा है और ऊपर की तरफ चला गया है। ये बिल्कुल क्लियर हमें इशारा था कि यहाँ भी कोई और हमारे अलावा मौजूद है। अच्छा, और बात ये भी थी कि ये बताती हैं कि जितनी भी ख़वातीन हैं उनको ये एहसास हो रहा था, यानी फ़ीमेल्स को हो रहा था, मर्दों को आमतौर पे इस तरह का एहसास नहीं हो रहा था। जैसे मेरे फ़ादर जो हैं उनको था, लेकिन इतना एहसास नहीं था। हम लोगों को ज़्यादा लग रहा था कि इस घर में इस तरह के मामलात होना शुरू हो गए। अब ये बताती हैं कि इसी तरह की एक रात थी कि मैं कमरे में मौजूद थी, और एकदम से 2 या 3 बजे का टाइम था कि किसी ने ज़ोर-ज़ोर से आके हमारा दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अब ये बताती हैं कि एकदम ये आवाज़ सुन के मैं डर गई, चौंक गई, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। लेकिन बहरहाल आगे से फिर मेरी अम्मी की आवाज़ मुझे सुनाई दी, लेकिन थोड़ा-सा लहज़ा चेंज था। जैसे आमतौर पे वो पोलाइटली बात करती हैं, मेरी अम्मी की आवाज़ में कोई कह रहा था कि दरवाज़ा खोलो, और गुस्से का इज़हार कर रहा था। मैं समझ गई थी कि ये आवाज़ तो अम्मी की लग रही है, लेकिन अम्मी की है नहीं।
ये बताती हैं कि उसके बाद जो बाहर से आवाज़ आ रही थी, जब मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया या गेट नहीं खोला तो बाकायदा उसने गालियाँ बकना शुरू कर दी, अब्यूज़िव लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना शुरू कर दी। खैर जैसे तैसे रात गुजरी, अब ये सुबह उठी तो इन्होंने अपनी मदर से पूछा कि रात में क्या आप आई थी मेरे कमरे में, या आपने नॉक किया था और मतलब गुस्से का इज़हार किया था? तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं आई थी, मैं तो सो रही थी। इनको पहले से यकीन था कि ये वालदा नहीं थी, उनकी आवाज़ में कोई बोलने की कोशिश कर रहा था। खैर बहरहाल ये बताती हैं कि इसी तरह मुख्तलिफ़ वाक़यात होना शुरू हुए कि जैसे अक्सर लाइट्स वगैरह बंद होती थी तो ऐसा लगने लगता कि कोई 2 आँखें हैं जो स्पार्क कर रही हैं रेड, और मुझे अलग से नज़र आ रही हैं, मुझे देख रही हैं, हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। खैर बहरहाल ये बताती हैं इसी तरह ये वाक़यात मुसलसल होना शुरू हुए और हमारे घर वाले जो है अब इसको आदी हो चुके थे, और ये बातें घर में होना शुरू हो गई थी कि अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, वापस वहीं चलना चाहिए जहाँ हम रहते थे। इसी तरह ये बताती कि एक दिन बहुत ही अजीब वाक़या हुआ कि मैं रात में उठी और मैं पानी पीने के लिए गई। तो नॉर्मली पानी मेरे पास ही होता है, लेकिन मैं उस दिन रखना भूल गई थी। तो मैं जो है हमारा किचन जो है वहाँ पे गई। वहाँ जाके मैंने सोचा कि पानी की बोतल निकाल लेती हूँ ताकि रात में मज़ीद प्यास लगे तो वहीं से बैठे-बैठे पी लूँगी। ख़ैर वहाँ पे जब ये बताती हैं मैंने फ्रिज खोला, तो फ्रिज जैसे ही मैंने खोला तो फ्रिज के ऊपर से कोई परिंदा था। अंधेरा हो रहा था तो पता नहीं चला कि कौन-सा परिंदा था, लेकिन कोई बड़ा-सा परिंदा था जिसके बड़े-बड़े पर थे और उसकी आँखें बिल्कुल स्पार्क कर रही थी। वो उड़ता हुआ बाहर की तरफ गया है। यानी जैसे ही मैंने फ्रिज खोला है, तो फ्रिज के बैक साइड पे कोई परिंदा बैठा हुआ था और फ्रिज खोलने के बाद वो उड़ता हुआ एकदम बाहर की तरफ निकला है। अच्छा ये बताती हैं कि खैर मैं डर के मारे भागती हुई वापस अपने कमरे में आ गई और सो गई। सुबह उठ के मैंने ये अपना जो वाक़या हुआ था इसका ज़िक्र किया। तो खैर इसी तरह हुआ कि मतलब हम लोग अब तय कर चुके थे कि अब हमें यहाँ से जाना है, अब रुकना नहीं है मज़ीद यहाँ पे। तो एक रात ऐसा हुआ हमारे यहाँ से घर छोड़ने से पहले कि हम लोग सारे बैठे हुए थे, तो एकदम से ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई शीशे की चीज़ नीचे गिरी हो, शीशा टूटा हो। तो हम लोग सारे भाग के जब गए, हमने जाके देखा तो हमारे किचन के अंदर जितने भी बर्तन मौजूद थे शीशे के, वो सारे के सारे टूटे हुए अपनी जगह पे गिरे हुए थे। एक तो होता है कि ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, नीचे गिरती है तो वो फैल जाती है। एक ऐसा था कि वो शीशे के जितने भी बर्तन थे वो टूटे थे और अपने एक छोटे से एरिया के अंदर-अंदर ही उनके सारे काँच गिरे हुए थे। लग रहा था कि स्पेसिफ़िकली तोड़े गए हैं। लेकिन आवाज़ तो एक ही आई थी और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी। बहरहाल हमने जो टाइम अपना था वहाँ पे पूरा किया, उसके बाद हम लोगों ने घर चेंज कर लिया। और ये बताती हैं कि जैसे ही हमने घर चेंज किया उसके बाद अल्लाह का शुक्र है हमारे हालात में और मामलात में बेहतरी आना शुरू हुई और इस तरह के वाक़यात होना ख़त्म हो गए और अल्लाह का करम कि हमारी उस घर से जान छूटी। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी स्टोरीज़ मैंने आज शेयर की हैं वो सारी की सारी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और दुआ करिएगा कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।